नमस्कार, विदर्भ की बात पीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हवाला कारोबार से जुड़ी 3 करोड़ 50 लाख की नकद पुलिस ने की जब्त। स्कॉर्पियो गाड़ी में छिपाकर लेकर जाई जा रही थी नकद। पहाड़ में नेताओं की भीड़ पर शरद पवार के बयान का फडणवीस ने किया समर्थन। मीडिया को कहा, पवार साहब के बयान का गलत अर्थ न निकाले। और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले पर झारखंड सरकार गिराने के षड्यंत्र का नवाब मलिक ने लगाया आरोप। बावनकुले ने आरोपों का किया खंडन। और अब खबरें विस्तार से। अमरावती में पुलिस विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 करोड़ 50 लाख नकद जब्त की गई है। इतनी बड़ी रकम हवाला कारोबारियों की बताई जा रही है, जिसे तो स्कॉर्पियो गाड़ी में ले जाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हवाला के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रकम गाड़ियों में ले जाने की जानकारी अमरावती पुलिस विभाग को मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए अमरावती पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो गाड़ी से 3 करोड़ 50 लाख की नकद जब्त की है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी में इतनी बड़ी रकम को एक विशेष जगह छिपाया गया था, जिसे पुलिस ने गाड़ी के भीतर ढूंढ निकाला, जिसमें 4 लोगों का समावेश है, जबकि 2 लोग अमरावती निवासी बताए जा रहे हैं। जबकि इस रकम को हवाले से जोड़ा गया है, जहां अमरावती पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, कमिंग ऑपरेशन सुरू केले होते। आज सकाळी याच ऑपरेशन निमित्ताने आपल्याला आपली टीमला, राजापेठ पोलीस स्टेशनची टीमला 2 स्कॉर्पियो गाडी संशयित दिसली। आपण त्यांना थांबवले आणि त्यांना चेक केलं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे कॅश बरामद झालं। त्यांना थोडा विचारपूस केल्यानंतर माहीत पडलं की हे जे ज्यांच्याकडून हे कॅश घेऊन येत आहे ते जवळ फ्लॅटमध्ये राहत आहे। त्या फ्लॅटवर पण लगेच आपण गेलं, धाड टाकलं आणि तिथे आपल्याला करन्सी नोट काउंटिंग मशीन मिळाले आपल्याला। तसेच कॅश तर फारसा तिथे काही मिळाला नाही, पण 2 आपल्याला काउंटिंग मशीन तिथे मिळालेले आहेत आणि या 2 गाडीमध्ये आपल्याला टोटल कॅश 3 कोटी 50 लाखाच्या मिळालेला आहे। आता आपल्याला जसे हे माहिती मिळाली आणि ताब्यात आपण घेतलं, त्याचं लगेच आपण इन्कम टॅक्स IT डिपार्टमेंट त्यांचे जे लोकल इथे अमरावतीमध्ये ब्रांच आहे त्यांना आपण सूचना दिल्या आणि त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना नागपूरमध्ये कळवले आणि त्यांचे वरिष्ठ लवकरच येऊन पुढच्या याच्यामध्ये म्हणजे कॅश आपल्याला मिळालेली आहे त्याचा तपास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करना। कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में आई बाढ़ के लिए भारतीय जनता पार्टी मुंबई और युवा मोर्चा द्वारा राहत सामग्री भेजी जा रही है, जिसकी जानकारी मंगलवार को नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने दी। इस दौरान नेताओं के दौरे पर एनसीपी नेता शरद पवार के बयान का गलत मतलब न निकाले, ऐसी फडणवीस ने सलाह देते हुए जनता की परिस्थिति और उनके आक्रोश को कम करने के लिए उनका दौरा बाढ़ पीड़ित इलाकों में होता रहेगा, ऐसा नेता विपक्ष ने कहा। नाही, मला असं वाटतं की पवार साहेबांनी जे काही आव्हान केलं आहे त्याचा अर्थ आपण एवढाच समजून घेतला पाहिजे की दौरे करताना जे दौरे करणारे आहेत त्यांनी एवढं लक्षात घेतलं पाहिजे की त्यांच्या दौऱ्याचा ताण हा शासकीय यंत्रणेवर येऊ नये। मी तर विरोधी पक्षनेता, आम्ही जातो तर शासकीय यंत्रणा फारशी तिथे नसतेच, कारण सरकारने GRच काढलेला आहे। पण एक महत्त्वाचं आहे की दौरे देखील याकरता आवश्यक आहे की आता या दौऱ्यांमध्ये लक्षात आलं आमच्या की आम्ही जर गेलो तर शासकीय यंत्रणा जागी होते, आमच्या गेल्यानंतर ती शासकीय यंत्रणा कुठेतरी कामाला लागते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं लोकांचा जो आक्रोश आहे तो आम्हाला समजून घेता येतो आणि तो सरकारपर्यंत पोहोचवता येतो। आज भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबईच्या वतीनं 9 ट्रक्स सगळा जो माल आहे हा पूरग्रस्त भागामध्ये चाललाय। याच्यामध्ये प्लास्टिकच्या चटया आहेत, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या घरगुती वापराच्या गोष्टी आहेत
अगदी म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन्सपासून तर सगळ्या गोष्टी ज्या तिथे आत्ता आवश्यक आहेत अशा सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी पाठवण्याचा प्रयत्न हा चाललेला आहे आणि असं रोज आम्ही काही ना काही पाठवण्याचा प्रयत्न करू. शेवटी आज मी स्वतः कोकणामध्ये जाऊन आलो आणि अक्षरशः घरामध्ये काहीच उरलेलं नाही, दुकानात काहीच उरलेलं नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे लोकांना मदतीची आवश्यकता आहे आणि म्हणून तिथली जी काही आवश्यकता आहे ती आम्ही समजून घेतली आहे. महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले पर झारखंड की सत्ता गिराने के प्रयास का आरोप लगाया गया है. यह आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व मंत्री नवाब मलिक ने एक पत्रकार परिषद लेकर लगाया. इन सारे आरोपों का चंद्रशेखर बावनकुले ने खंडन करते हुए झारखंड उनकी पहुंच से काफी दूर जैसी प्रतिक्रिया दी है. झारखंड में सोरेन सरकार विधायकों को प्रलोभन देने और उनकी खरीद फरोख्त करने के मामले में भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले का नाम सामने आ रहा है. ये जानकारी तब उजागर हुई जब अभिषेक दुबे नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. यही नहीं, अभिषेक दुबे ने अपने बयान में साफ कहा है कि झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की मुख्य जड़ महाराष्ट्र से शुरू हुई, जो फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुके हैं. इस बात पर एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक पत्रकार परिषद लेकर इसका खुलासा किया है. झारखंड की सरकार गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है. अभिषेक दुबे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उनके बयान में ये स्पष्ट हुआ कि महाराष्ट्र के एक पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने उनके भांजे जो एसपीजी में कमांडेंट थे, उन्होंने इस्तीफा देकर नागपुर में क्लासेस का काम शुरू किया है. जय कुमार बेलखड़े जिनका नाम है, उनके जरिए 3 विधायक अमित कुमार यादव कांग्रेस पार्टी, इरफान अंसारी कांग्रेस और उमाशंकर अकेला, ये निर्दलीय विधायक को दिल्ली बुलाया गया, टिकट इंडिगो का दिया गया था, जिनकी मुलाकात दिल्ली के 5 सितारा होटलों में हुई. विवांता नाम का होटल है जहाँ पे ये मुलाकात बावनकुले और महाराष्ट्र के 2 विधायकों के बीच में हुई. कुछ बातचीत हुई, कुछ पैसा देने की बात हुई. उसके बाद विधायक वापस ये रांची चले गए, झारखंड चले गए. और 21 तारीख के रोज फिर महाराष्ट्र के कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसमें मोहित कंबोज, अब नाम बदल के उन्होंने मोहित भारती अपना रख लिया है, उनके साथ अमित यादव और एक व्यक्ति आशुतोष ठक्कर जो मुंबई के निवासी हैं, ये लोग झारखंड रांची में लीलैक होटल में रुके हुए थे, जहां विधायकों से बातचीत करते थे, पैसों का प्रलोभन दे रहे थे और उन्हें कुछ जानकारी लगी कि शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो वहां से निकल गए. बाद में पुलिस का छापा पड़ा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर एक शराब के कारोबारी भी हैं. और आपको जानकारी दे दूं कि जिन बावनकुले साहब का नाम इसमें आ रहा है, पूर्व मंत्री, वो आबकारी मंत्री एक्साइज के महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे और शायद शराब के कारोबार. नवाब मलिक ने बताया कि ऑपरेशन लोटस के तहत झारखंड में सत्ता गिराने की कोशिश की गई, जबकि कांग्रेस के 2 विधायक अमित यादव और इरफान अंसारी के अलावा एक निर्दलीय विधायक उमाशंकर को झारखंड से दिल्ली बुलाकर उनकी खरीद फरोख्त करने में चंद्रशेखर बावनकुले की प्रमुख भूमिका रही, जिस पर सवाल पूछते ही चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया. बावनकुले ने कहा कि झारखंड से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं. देखिए, मैंने झारखंड की सीमा देखी नहीं है, झारखंड का इतिहास मैंने देखा नहीं है, वहाँ मैं कभी गया भी नहीं हूँ, तो मैं वहाँ की सरकार कैसा गिरा सकता हूँ और मेरी क्या औकात है सरकार गिराने की. मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, महाराष्ट्र में काम करता हूँ, महाराष्ट्र जनरल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ. इसलिए झारखंड से जब मेरा रिलेशन ही नहीं है, जब मैंने झारखंड को देखा ही नहीं है,
तो वहाँ की सरकार गिराने की मेरी औकात भी नहीं है और मेरा कोई संबंध भी नहीं है। जानबूझ के कोई तो भी षड्यंत्र कर रहा है और ये षड्यंत्र का वजह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कैसा नाम आता है, क्या आता है। सार्वजनिक रूप से कोई फोटो निकालते हैं, उसको लेकर कुछ हुआ है क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस जांच करेगी, लेकिन मैं आपको बहुत दावे से कहता हूँ कि मेरी औकात ही नहीं है झारखंड जाकर सरकार गिराने की। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। पुलिस जांच करेगी, जब उन्होंने अरेस्ट ही किया है लोगों को तो पुलिस जांच करेगी। बहरहाल नवाब मलिक द्वारा चंद्रशेखर बावनकुले पर लगाए गए गंभीर आरोप का मामला तूल पकड़ते जा रहा है, जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जबकि अगर बावनकुले पर लगाए गए आरोप सच साबित होते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, जिसमें कोई दो राय नहीं। फिलहाल तो इस विषय से बावनकुले ने अपना पल्ला झटकते हुए स्पष्ट रूप से उनका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं ऐसा जवाब दिया है। नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट वीकेबी न्यूज़ के लिए। कोकण में हुई मूसलाधार बारिश के कारण महाड़, पोल्दापुर, चिपलून और रत्नागिरी में भारी नुकसान हुआ है, जबकि बड़े पैमाने पर जीवित हानि भी इन परिसर में होने की जानकारी सामने आई है, जिसे देखते हुए मंगलवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नुकसानग्रस्त भागों का जायजा लेने पहुंचे हुए थे। ज्ञात हो कि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के कोकण में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, जिसके चलते पहाड़ों पर हुए भूस्खलन से कई लोग इसके शिकार हो गए, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को इस नैसर्गिक आपदा के कारण जान भी गंवानी पड़ी। इन्हीं बातों को जानने और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाड़, पोलदपुर, चिपलून और रत्नागिरी के नुकसान प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान इस नैसर्गिक आपदा में जिनकी मौत हुई उन लोगों को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई। मुझे लगता है इस प्रकार की घटना पूरे के पूरे गांव का जाना शायद महाराष्ट्र के लिए ये पहली घटना होगी या बहुत कम ऐसी घटनाएं होंगी। इससे सारे परिवार खत्म हो गए, हम सब दुखी हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी दुखी हैं, मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आके गए हैं। अब चूँकि जो हो गया है उसके लिए कुछ भी करना कठिन है, लेकिन हम कोशिशें करेंगे, प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार की भी, कि जो भी लोग बचे हैं उनके लिए हम रिहेबिलिटेशन करें, उनके लिए जो भी सुविधा हो सकती है सुविधा दें। और इसके लिए दोनों सरकारें, केंद्र और प्रदेश मिलकर के दोनों काम करेंगी। मैं सभी जो इसमें दिवंगत हुए हैं उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना कि उनको शांति प्रदान करें। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि इस काम में सकारात्मक सहयोग देंगे तो हम हल निकाल पाएंगे, प्रदेश और केंद्र मिलकर। नागपुर के संविधान चौक पर गत 19 जुलाई से प्राध्यापक भर्ती पर ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना आंदोलन किया जा रहा है। मंगलवार को भी ये आंदोलन जारी रहा, जहां वीकेबी न्यूज को अपनी विविध मांगों से प्रदर्शनकारियों ने अवगत कराया। तत्व बंद करा। 3 नोव्हेंबर 2018च्या GR नुसार 40% पदभरती निघण्याचे सरकारने आश्वासन दिलेलं आहे आणि की तो GR काढला। तो GR तात्काळ सरकारने अंमलात आणावा, 40% पदभरती भरावी। त्याचबरोबर उरलेले जे 60% आहे ते सुद्धा याच आर्थिक वर्षामध्ये, याच शैक्षणिक वर्षामध्ये उर्वरित 60% पदभरती ती सुद्धा झाली पाहिजे। CHBचे प्रश्न अत्यंत गंभीर आहेत। CHBच्या प्रश्नाकरिता माननीय शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी जी घोषणा केलेली होती की आम्ही डॉक्टर धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नेमू, ती कमिटी अजूनही नेमलेली नाही आणि त्यांना कार्यान्वित केलेलं नाही। 100% पदभरती झालीच पाहिजे। मंगलवार को नागपुर में दूसरे दिन भी व्यापारियों ने शहर से पाबंदी हटाए जाए इस मांग को लेकर बाइक और कार रैली निकाली। गौरतलब है कि नागपुर शहर में इन दिनों कोरोना संक्रमण का दर ना के बराबर है। ऐसी परिस्थिति में नागपुर के व्यापार को पूरी तरह से खोला जाए, जिन पर लगाई गई समय की पाबंदी हटाने की मांग व्यापारी संगठन द्वारा नागपुर से की गई। आवाज
सोमवार को व्यापारी संगठनों द्वारा सरकार जगाओ व्यापार बचाओ का नारा नागपुर में दिया गया था, जिसमें हर क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों ने इस प्रदर्शन को कामयाब बनाया। उसी तर्ज पर मंगलवार को फिर सरकार जगाओ और व्यापार बचाओ का नारा देते हुए व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन की नींद खोलने की कोशिश की है। मंगलवार की दोपहर 1 बजे शहर के हिस्लॉप कॉलेज से व्यापारियों द्वारा बाइक और कार रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारियों ने फिर एक बार व्यापार पर लादी गई समय की पाबंदियां हटाए जाने की मांग वीकेबी न्यूज से की। आपने एकदम ठीक बताया। कल का आंदोलन सरकार जगाओ महापदयात्रा जो ऑर्गेनाइज किया था सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति ने, उसको बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला और वो पूरे तरीके से सक्सेसफुल रही। सरकार को जगाने के लिए आज हमने दूसरा कार और बाइक रैली का आयोजन किया है। ये कार और बाइक रैली पूरे शहर में जन जागरूकता फैलाते हुए सरकार तक आवाज़ पहुंचाएगी और ऐसी उम्मीद करती है कि सरकार जो हमारी मांग है उसके ऊपर संवेदनशीलता रखते हुए उचित निर्णय ले और आज या कल में कुछ अनाउंस करे। अगर नहीं होता है तो संघर्ष समिति ये आंदोलन को और तीव्र करने की तैयारी में है और अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू किया जाएगा और व्यापारी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो कोई भी प्रतिबंध सरकार का अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो अपने मर्जी से दुकानें खोलेंगे और मर्जी से बंद करेंगे। कोई समय की पाबंदी को हम नहीं मानेंगे। ये मैडम जो आंदोलन आप देख रहे हैं, कल 26 तारीख को भी हमने आरबीआई चौक पे एक आंदोलन करा जिसमें हमने शांतिपूर्ण पद यात्रा कलेक्टर और कमिश्नर ऑफिस तक करी। ये उसी के परिणाम दूसरा दिन है। ऐसे कई आंदोलन हो गए। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, पूरे शांतिपूर्ण आंदोलन होंगे, हम किसी भी प्रकार से कानून को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सरकार अब बस बहुत हुआ सर, हमारे को हमारी दुकानें खोलने का मौका दीजिए। 4 बजे के बाद ऐसा होता है कि हमारी दुकान पराई हो जाती है, हमारी दुकान में हमको बैठने के लिए दंड किया जाता है। जब तक कोरोना के बहुत केसेस थे हमने भी सरकार का साथ दिया, लेकिन जब आज 6,000-7,000 टेस्टिंग में 2 से 4 केस आ रहे जो कि अपने आप में बहुत कम है, ये या तो सरकार बता दे कि भैया 31 दिसंबर के बाद से कोरोना नहीं रहेगा, फ्री दुकानदारी करना, तो हम मान जाएंगे। लेकिन ये कुछ चीज़ हो नहीं सकती है, ये आपको भी पता है, सरकार को भी पता है। ये लुका छुपी चलते रहेगी। आगे जब बढ़ेगा फिर सरकार के जो दिशा निर्देश आएंगे हम मानेंगे, लेकिन जब तक कुछ नहीं है तो हमको हमारी दुकानें खोलने का मौका दे, ना कि हमको हमारी दुकानों में चोर साबित किया जाए। और अगर अभी शांतिपूर्वक नहीं सुना गया तो आप क्या कदम उठाएंगे? मैडम ये आंदोलन कंटिन्यूस चालू रहेगा, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। हम लोग रोज बैठक करेंगे, आंदोलन समिति के लोग और नागविद्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग बैठ के बैठक कर करके आगे की रोज डे टू डे रणनीति तय कर करके इन्फॉर्मेशन सबको देते रहेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को भी व्यापारियों द्वारा इसी मांग के चलते पदयात्रा निकाली गई थी, जबकि मंगलवार को बाइक और कार रैली के जरिए व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन पर समय की पाबंदियों को हटाने का दबाव डालते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नागपुर से पूजा प्रधान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट वीकेबी न्यूज के लिए। तो वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमरावती जिले में किसानों द्वारा एक अलग आंदोलन किया गया, जहां फसल बीमा की मांग के लिए किसानों ने जिला कृषि कार्यालय में ठिय्या आंदोलन शुरू कर दिया।
अशोकराव ठाकरेनं मागच्या वर्षी याच्यात अशोकराव ठाकरेचं नाव आहे. अशोकराव ठाकरे माणूस दिवसभर टाळ्या वाजवणारा मंदिरात माणूस राहते. अशोक ठाकरे भेटला का कापूस तोडी? त्याला ऐकून योगदान त्या माणसानं मागच्या वर्षी काहीच नाही झालं त्याले. रॅन्डम मध्ये नाव आहे म्हणजे आता काय. अमरावती जिले के कृषि कार्यालय में किसानों को आखिरकार अपनी फसल बीमा के लिए ठिया आंदोलन करने पर विवश होना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले वर्ष किसानों ने 1000 रुपये देकर कपास और सोयाबीन की फसल का बीमा निकाला था, जहां पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश उनकी फसल का नुकसान हो गया था। लेकिन अब तक बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को बीमे की रकम नहीं मिली। इसी बात से संतप्त किसानों ने जिले के कृषि कार्यालय में ठिया आंदोलन शुरू कर मांग पूरी नहीं होने पर आत्महत्या का इशारा दिया है। काय सांगा तुम्हाला नाव योजना सांगितले दर्यापूर तालुक्याला विमा मिळते. अचलपूर चांदूर बाजार जे जिथं सोट्यावाले आमदार आहेत त्याला मिळते. आमच्या अंजनगाव तालुक्याला कोणी वाली नाही आहे तर आम्हाला विमा नाही आहे. आता आम्ही इथून विमा घेतल्याशिवाय जाऊ नये. आखरी निर्णय इथूनच नाही जाऊ आम्ही. आता हे केलेलं आहे सर्वे, ह्या मॅनेज केलेल्या लोकाईबादचा त्याच्या शेतात सोयाबीन नसतानाही त्याच्या शेतातला सर्वे आहे. बोलावा इथंच बोलावा. त्या हे कंपनीवाल्यानं हे दारूच्या बारवर बसून या सर्वे केलेला आहे. हे रॅन्डम पद्धती, उमराटा पद्धती काय आहे लावलेला आहे? काहीच नाही लावलेला आहे. यानं दारूच्या बारवर सर्वे केलेला आहे या कंपनीवाल्याने. या कंपनीवाल्यावरच आमचा दावा आहे. नागपुर जिले में बाल अपराधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वह भी गंभीर अपराधों में। हर साल 100 से अधिक बाल अपराधी सामने आ रहे हैं। हत्या से लेकर हत्या के प्रयास तक के मामले बाल अपराधियों पर दर्ज हो रहे हैं। ये तो दर्ज आंकड़े हैं, बहुत मामले ऐसे होते हैं जिनमें रिपोर्ट नहीं हो पाती। ऐसे भी उन मामलों में बाल अपराधियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। चोरी, झगड़ा, मारपीट, शराबखोरी, यौन उत्पीड़न, हत्या, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, दुष्कर्म, बेईमानी, जालसाजी, आवारागर्दी, तोड़फोड़, छेड़खानी आदि जैसे मामलों में उनकी संलिप्तता बढ़ रही है। बाल आरोपियों में 14 से 16 वर्ष के किशोर ज़्यादा मिले हैं। बाल आरोपियों में आगे आने की होड़ को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि 4% बच्चों में जन्म से ही एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। ऐसे बच्चे बचपन से ही छोटी छोटी चोरी करने और झूठ बोलने के आदी होते हैं। बच्चा होने के कारण परिजन उन्हें नादान समझते हैं। आगे चलकर यह बच्चे नशा करना, चोरी करना और अपराध करना सीख जाते हैं। इसके बाद वे अपने जैसे लोगों की तलाश कर उनकी गैंग तैयार कर या बड़े अपराधियों से जुड़कर अपराध करने लगते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ जैसी परिस्थिति का सामना करने के लिए राज्य सरकार सक्षम है, जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में आए इस संकट के लिए केंद्र मदद करे। जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात केंद्र से चल रही है, यह कहना है शिवसेना सांसद संजय राउत का, जो मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बोल रहे थे। ये एक नियम है कि जब बचाव कार्य शुरू रहता है तो वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल हो या चाहे और कोई हो। और आपको पता होगा जब ये 26/11 का हमला हुआ था ताज, तो माननीय मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख गए थे, उनके साथ उनके कुछ और भी लोग थे, तब उनको पद से हटना पड़ा था। वहाँ डिस्टर्बेंस होता है बचाव कार्य में, तो थोड़ा अब अपने आप को राजनेताओं ने कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा, बाकी कुछ नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से पहले मदद मिलेगी, राज्य सरकार इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार सक्षम है, लेकिन केंद्र सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होती है और हमें विश्वास है केंद्र का और महाराष्ट्र का एक समन्वय चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री खुद बात कर रहे हैं और कुछ कम ज़्यादा हो गया तो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी बात करेंगे, केंद्र में अपने इतने मंत्री बैठे हैं वो भी बात करेंगे। ये कोई पॉलिटिकल क्रेडिट या राजकीय श्रेयवाद का, राजनीतिक श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए महाराष्ट्र को फिर एक बार उस संकट से उभारने की बात हम करते हैं
तो हम ये श्रेयवाद की लड़ाई नहीं सर करेंगे। ये कहा गया नहीं, घर तो म्हाडा ही बनाएंगी, महाराष्ट्र सरकार बनाएंगी। अगर केंद्र की तरफ से कोई योजना आती है तो जरूर सरकार विचार करेगी। कोणीही जाऊ बघा की एक देशभरामध्ये जगभरामध्ये जेव्हा अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडतात तेव्हा तिथे सगळ्यात आधी जे बचाव कार्य सुरू होतं त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येऊ नयेत बचाव कार्यामध्ये, हा एक नियम आहे जगभरात। पण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जर अशा काही दुर्घटना घडत आहेत तेव्हा शक्यतो आरोप प्रत्यारोप करणं, राजकीय दौरे करणं, तिथे जाऊन अधिकाऱ्यांवरती आरोप करणं, हल्ले करणं अधिकाऱ्यांवरती, हे प्रकार थांबले पाहिजेत। प्रत्येकजण मनापासून एक मनामध्ये वेदना घेऊन बचाव कार्य करतो आहे। मग अधिकारी असतील, प्रशासन असतील, सरकार असेल, इतर पक्षाचे लोक असतील। अब बुल्ढाना से एक ऐसी खबर जो हर किसी को झकझोर के रख देगी। जिन माँ बाप ने पूरे जीवन भर जिस बच्चे को पाला पोसा और काबिल बनाया, उस बच्चे ने माँ बाप का साथ उस समय छोड़ दिया जब माँ बाप को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आज वो वृद्ध दंपत्ति दर दर भटक रहे हैं। देखते हैं मानवीय संवेदनाओं से भरी एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर विवश करती है। कहते हैं कि अगर माँ बाप की पूजा करो तो आपको भगवान मिल जाता है, और इस बात को कोई नहीं झुठला सकता। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी परवरिश से लेकर उसे काबिल बनाने तक माँ बाप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे इतने स्वार्थी होते हैं कि वो अपने माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने के लिए बेहाल छोड़ देते हैं, और ऐसा ही कुछ हो रहा है इन फल के वृद्ध दंपत्ति के साथ। बुल्ढाना जिले के देउल गांव के रहिवासी परसराम फलके और उनकी पत्नी इन दिनों जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्होंने शिकायत की है कि उनका बड़ा बेटा विनोद फलके उनके साथ बुरा बर्ताव करता है और उनसे इस उम्र में मारपीट करता है। उसके अलावा उनका लड़का उनको मानसिक पीड़ा भी देता है। और जब इस वृद्ध माता पिता ने बेटे को समझाने की कोशिश की तो इन दोनों को बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। बारिश के दिन है, ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। इसलिए अपने बेटे की शिकायत लेकर ये वृद्ध बेसहारा दंपत्ति बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा हुआ था। लकड़ी के सहारे वृद्ध परसराम फलके अपनी पत्नी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे, जिनसे पूछने पर यह पता चला कि जिस बेटे ने उनके साथ छल किया और उनको घर से बाहर निकाल दिया वो देउल गांव का पूर्व उपसरपंच विनोद फलके हैं, जिसने अपने बूढ़े माँ बाप की अज्ञानता का लाभ उठाकर घर अपने नाम कर लिया और अब उन्हें घर से बाहर निकालकर दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। 2-3 वर्ष लगेच काय मागच लागला, त्या देणं घरातून वळणं बोलणं, पैसे मागत होते, तुम्हाला खायचे का पैसे, आणि आम्ही दोघं बिमार आहे, काय करावं काही समजतच नाही। आणि मग 15 वर्ष आता मागून काय म्हणे तुमच्या गांडीत घाला म्हणे वावर, आम्हाला घेणं नाही तुमचं घेणं नाही, तुमच्या वावराचं घेणं नाही, म्हणून आम्ही या मुलाकडे गेलो। कुठे दिली? पोलिसात? हो नाही, आम्हाला वावर इकडे काढला, आम्ही इकडून बँकेत पैसे टाकून खाऊ। दौडी द्यायला लावली तर मागायला दौडी देऊ दिली नाही, ते झालं, आम्हाला घराच्या बाहेर काढलं, घरात आलं हाणमार केली। काय करावं आम्ही, कसं जगावं कसं राहावं, मला मारलं, म्हाताऱ्याला मारलं, कसं करावं आम्ही। आणि बँकेत कर्ज काढलं आमच्या नावाचं, म्हटलं नावाचं तो सही नाही, काय नाही काय नाही, माहीत नाही, आता माहीत झालं आम्हाला।
कसं करायचं, कसं जगायचं, आम्ही कसं राहायचं, हे आम्ही सरकारनं आमचा निवाडा करावं, न्याय करावा हीच आमची विनंती. 15 दिवसात 2दा मारलं आणि आम्ही वावरात कसं मजूर जाऊ दे नेतो, ते मजूर वापस करतो तो. मग कसं ते शेत व्हायची, आम्ही शेती कशी व्हायची? शेत कोणाचं आहे? शेत माझं आहे. बहरहाल इन दिनों बुल्ढाना जिले के वृद्धफल के दंपति काफी परेशान हैं। आंखों में आंसू है उस बेटे के लिए जिसे कभी बुढ़ापे का सहारा समझकर पाला पोसा और काबिल बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही बेटा उन्हें एक दिन दर दर की ठोकर खाने पर विवश कर देगा। बूढ़े माँ बाप इन दिनों बेहद परेशानी में हैं। चलना नहीं होता, फिर भी वो पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं। बस इस आस पर माए बाप सरकार उनकी सुने और उनको न्याय दे। नागपुर से ब्यूरो मुकेश हेड़ाव की रिपोर्ट। जंगल सफारी करते वक्त भी यदि कोई बाघ सामने आ जाए तो डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन जंगल में बाघ से आमना सामना हो जाए तो फिर ये बात किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हकीकत में बाघ से सामना किया है। बाघ ने बेटी के सिर पर वार कर उसे मुंह में दबोच लिया। माँ ने हिम्मत नहीं हारी और बाघ की पूंछ पर डंडे मारते हुए अपनी बेटी को जबड़े से निकाला। माँ और बेटी दोनों का मेडिकल और डेंटल कॉलेज में उपचार किया गया। सोमवार को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई। चंद्रपुर जिले के ताड़ोबा व्याघ्र अंधारी प्रकल्प से लगे जुनोना गांव में 30 जून को यह घटना घटी। मां अर्चना मेश्राम ने बाघ के जबड़े में फंसी अपनी 5 वर्षीय बेटी प्राजक्ता को बचाने के लिए 2-2 हाथ कर लिए। अर्चना ने बाघ की पूंछ पर डंडे से वार किया और बाघ भाग निकला। बाघ के जबड़े में फंसने से प्राजक्ता जख्मी हो गई। उसके चेहरे की हड्डियां टूट गई। वहीं मां भी जख्मी हो गई थी। दोनों को मेडिकल में भर्ती किया गया, लेकिन बच्ची के चेहरे पर गहरा मार होने से उसे डेंटल अस्पताल में भर्ती किया गया। उस पर 11 दिनों तक उपचार जारी रहा। डेंटल के डॉक्टर अभय दातारकर सहित डॉक्टर श्वेता कामले, डॉक्टर पल्लवी मेश्राम, डॉक्टर सुरेंद्र डावरे, डॉक्टर अर्चना देशपांडे, डॉक्टर वंदना गाड़वे ने इलाज किया। वहीं नर्सिंग स्टाफ की आशा राठौड़, मिलिंद रामटेके, विनोद पांताव ने, प्रभु सोनटक्के, गायत्री बघेल ने बालिका की देखभाल की। सोमवार को स्वस्थ होने के बाद प्राजक्ता को छुट्टी दी गई। इस अवसर पर डेंटल के अधिष्ठाता डॉक्टर मंगेश फडनाइक, डॉक्टर वसुंधरा फड, डॉक्टर वैभव कारेमोरे की उपस्थिति में अर्चना का सत्कार भी किया गया। नागपुर में मंगलवार 27 जुलाई को 15 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 5821 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 1 की मौत हुई है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।